Hello everyone. Now today I explain heart tissue injury. Heart tissue injury means dislocation and fractures. I already explained dislocation and fracture and type of fractures. Okay, I explain. First, fracture. In this injury, bone breaks up by some external pressure. There may be slight breakage or complete breakage. Fracture may be simple or complicated. Incomplete or wrong treatment of fracture is very dangerous, thus to be handled by an expert. First aid steps are to stop bleeding and restrict further movement of that part. Further, take the victim to the hospital as the earliest. Fracture can be categorized as means fracture जो है वो बोन जो होती है वो एक्सटर्नल प्रेशर से ब्रेकेज हो जाती है. कभी कभी ये ब्रेकेज जो होता है वो स्लाइट होता है, कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड होता है. इस मतलब एक सिंपल स्लाइड जो है ना सिंपल होता है, कभी सिंपल फ्रैक्चर होता है और कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो जाता है. और कभी कदार डॉक्टर्स कुछ ऐसे जिनको सही से इस चीज़ की जानकारी नहीं कि बोन्स को किस तरह से हैंडल किया जाए जोड़ने के लिए, ठीक है, तो कभी कभी उनके गलत ट्रीटमेंट की वजह से हमारा जो है समझिए लाइफ ख़राब हो सकती है. लाइफ क्या ख़राब हो जाएगी? अगर पैर टूट गया, पैर की गलत हड्डी जोड़ दी तो हम जीवन में लंगड़ा के ही चलेंगे, तो लाइफ ख़राब हो गई. तो ऐसे ही मीन्स है, कहने का मतलब है एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो इसका एक्सपर्ट डॉक्टर होता है उन्हीं को ही ये सब चीज़ें दिखानी चाहिए. वही इसको सही से ट्रीट कर पाते, सही से हैंडल कर पाते और सही तरीके से इसको जोड़ते हैं. तो रॉन्ग ट्रीटमेंट कभी ना करिए. रॉन्ग ट्रीटमेंट आपको डिसेबल बना देगा. और कोशिश करिए जब भी इस तरीके का कोई हादसा होता वगैरह, आपके सामने कोई ऐसा शख्स होता है और जो बेचारा हड्डी टूट जाती है और कभी कभी वो सिंपल टूट गई तो कोई बात नहीं, उसको हम नॉर्मली उठा के उसको दर्द होगा उसको किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा दी. लेकिन कभी कदार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि मान लीजिए किसी गाड़ी से इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ कि उसके हाथ के जो है मतलब हड्डी बहुत एकदम टिश्यूज़ तो टर्न आउट हो गए, ऊपर से हड्डी टूट के बाहर सब आ गई, पिस गई, चूरा हो गई. तो ऐसे समय बिल्कुल उसकी सबसे पहले एक काम करना है कि उसकी ब्लीडिंग को बस रोकिए. उसकी ब्लीडिंग को रोकिए और कोई भी उसमें कोई मूवमेंट मत करने दीजिए हाथ में, क्योंकि हाथ का मूवमेंट हुआ तो और भी ज़्यादा हड्डियाँ आपस में लड़ेंगी, टुकड़ेंगी, एक दूसरे में घुसेंगी. तो क्या होगा? तो और भी ज़्यादा पहली चीज़ तो दर्द होगा, दूसरी चीज़ और भी ज़्यादा मसल्स में घुस सकती हैं, और भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है. तो सबसे पहले कुछ मत करिए, उसकी ब्लीडिंग को रोकिए. उसकी ब्लीडिंग को रोकने के बाद जल्द से जल्द उसको पास के किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसको लेके जाएं. फ्रैक्चर कैन बी कैटेगराइज्ड एज, अब है ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक जिसे हेयरलाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं, कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर. ये उस दिन भी मैंने बताया था, बट आज इसको मैं सबको जितनी पॉइंट्स बताए उनको एक्सप्लेन करूँगा. तो सबसे पहला था ओपन फ्रैक्चर. तो ओपन फ्रैक्चर में इन दिस फ्रैक्चर देयर इज कट ओवर द स्किन बाय द शार्प एज ऑफ ब्रोकन बोन और बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विथ ब्रोकन बोन, ठीक, या बोन्स. एक हो सकती है, कई, 2 बोन 3 बोन भी हो सकती हैं उसमें. तो इसमें बताया है ये ओपन फ्रैक्चर का मतलब होता है जिसमें कट लग के स्किन पे तब ये फ्रैक्चर हो जाता है. मतलब किसी शार्प एज से बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ, आपके स्किन को कट मारता हुआ फाड़ता हुआ आपके हड्डी में चला गया और हड्डी को उसने ब्रेक कर दिया, तो वो होता है आपका ओपन फ्रैक्चर. ये किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से ही होते हैं अक्सर. ये खुद अपने आप ये नहीं होगा कि आप गिर गए और हो गया, नॉर्मल गिर गए घर में और ये हो गया. ऐसे जो होते हैं इम्पैक्ट बहुत सीरियस इम्पैक्ट हो तभी ये होते हैं. क्लोज फ्रैक्चर, इन दिस फ्रैक्चर the broken bones remains inside the covering of skin, that is there is no open cut over the skin. fracture are further grouped as, अब देखिए पहले ए जो था, ए पॉइंट ए वो मैंने बताया ओपन फ्रैक्चर, एंड पॉइंट बी था वो क्लोज फ्रैक्चर जिसके अंदर था, इसमें बताया गया था इस फ्रैक्चर में बोन कहीं से नहीं कट लगेगा, कहीं नहीं फटेगी, लेकिन वो ऐसा इम्पैक्ट होगा कि बोन अंदर से टूट जाएगी. वो स्किन से कवर ही रहेगी पूरी, लेकिन वो अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाएगी. और वो टूटने के बाद भी इसमें इसके और कैटेगरी बनती है, वो कैटेगरी है क्लोज फ्रैक्चर की. सबसे पहला आता है कंप्लीट फ्रैक्चर, व्हेन बोन टोटली ब्रेक्स डाउन इनटू 2 पीसेस.
कंप्लीट फ्रैक्चर में जब बोन पूरी कंप्लीटली दो पीसेस में ब्रेक हो जाती है, एक ये और एक ये, ऐसे अलग जुड़ी नहीं रहेंगी, दो पीसेस में हो जाएंगी। एंड सेकंड है उसी का क्लोज फ्रैक्चर का सेकंड है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, बोन इज क्रैक्ड और पार्शली ब्रेकअप। क्लोज फ्रैक्चर का है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का बोन हल्की सी पार्शली ब्रेक हो जाए और या थोड़ी सी क्रैक हो जाए तो वो होगा आपका इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, यानी पूरी तरीके से वो फ्रैक्चर नहीं हुआ है। यानी हड्डी बोला जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं टूटी है पूरी, ठीक है, क्रैक यहाँ से यहाँ तक नहीं है, उसमें हल्का सा क्रैक बस यहाँ से यहाँ तक आया, इतना बचा हुआ है, या यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, इतना बचा हो सकता है, तो वो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। थर्ड आता है क्लोज फ्रैक्चर का, थर्ड है ग्रीन स्टिक हेयरलाइन फ्रैक्चर। When bone is bent with mild cracking, the bone does not break completely. मतलब ये तब होता है जब बोन जो होता है हल्का सा थोड़ी सी मुड़ने के कारण हल्का सा, जैसे लकड़ी है सूखी हुई, हम उसको हल्का से यूँ करें क्रक से आवाज़ आती है, तो हल्की बहुत हल्की सी चिपकेगी, कभी कभी वो दिखेगी नहीं, जब हम उसको पूरा ऐसा करेंगे तब वो ओपन होगी। तो इस टाइप का हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है मुड़ने के कारण। जो बोन होती है वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होती है। अब इसी क्लोज फ्रैक्चर का फोर्थ है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। बोन इज ब्रोकन अप इनटू मैनी स्मॉल पीसेस एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर। अब कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, बोन जो है वो कई जगह से टूट के छोटे स्मॉल पीसेस में हो जाती है, ठीक है, छोटे बड़े टुकड़े में, तो वो होता है आपका कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, जो कि फ्रैक्चर पार्ट पे ही होता है जिस जगह फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कॉज्ड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बोन एट राइट एंगल विद द एक्सेस ऑफ द बोन। बोन का जो एक्सेस पॉइंट होता है उसके राइट एंगल से बोन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, वो होता है ट्रांसफर फ्रैक्चर, ठीक है। ये भी बड़ा खतरनाक फ्रैक्चर होता है एक्चुअली, जब किसी एक्सेस पॉइंट से बोन जो होती है वो टूटती है तो फिर हमें बिस्तर पे काफ़ी समय तक आराम करना पड़ जाता है, काफ़ी समय तक रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कभी कदार जब बोन जहाँ से जुड़ी होती है अगर वो किसी अपने हिस्से के वहाँ से टूट गई तो एक बोन जो उससे जुड़ी होती है वो समझ लीजिए उसका आगे उसके ऊपर थोड़ा जम करते हैं, दौड़ते हैं, तो उसका हल्का बहुत वो टच होती है आपस में, तो उसका भार कभी कभी आगे चल के वो दर्द पैदा कर सकता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस फ्रैक्चर है। अब आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज हेयरलाइन फ्रैक्चर। ये भी जो है क्लोज फ्रैक्चर का ही पार्ट है, जो 7th पार्ट है, ये जो है ये बताया गया है स्ट्रेस फ्रैक्चर, ये हेयरलाइन फ्रैक्चर की तरह होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय रिपीटेड स्ट्रेस ओवर टाइम। ये बहुत रिपीटेड स्ट्रेस, यानी ओवर टाइम ज़्यादा आप करने की कोशिश करते, ज़्यादा स्ट्रेस लेते, जिसकी वजह से हो जाता है। जब आप दौड़ते भागते हद से ज़्यादा ही हैं, भागते कूदते, तब ये होता है। यहाँ ये देखिए लिखा है, इट मोस्टली अकर्स इन जंपिंग इवेंट्स। ये अक्सर जंपिंग इवेंट्स में होता है। बोन इज प्रेस्ड फ्रॉम कम, बोन जो है वो प्रेस्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपने जंप की, वो जंप की वजह से वो प्रेस हुई। प्रेस होने की वजह से जो उसके कॉर्नर होते हैं, किनारे की साइडें जो होती है, कॉर्नर साइड जो होते हैं, वो पार्शली डैमेज हो जाते हैं, पार्शली जो है वो डैमेज हो जाएंगे। आप कभी देखिए कोई एक पिलर है, पिलर अक्सर दिखाते हैं जब प्रेसिंग मशीन जो होती है, जो कई टन का प्रेस डालती है ऊपर से, अक्सर वीडियोस में दिखाते हैं, तो उसमें किसी पिलर को कंक्रीट के रखा जाता है। तो जब कंक्रीट के पिलर को रखा जाता है, या कभी आप देख लीजिए एकदम रेड आयरन रॉड, रेड एकदम जो निकली हुई लाल, वो जब रखी जाती है आग में गर्म की हुई पूरी, और जब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी साइड से लोहा जो है पपड़ी जैसा टूट के यूँ गिरेगा लाल लाल सा, ठीक है। ऐसे ही बोन में भी होता है, वो किनारे से उसी हिस्से का पार्शली बाहर का हिस्सा क्रैक होके टूट जाएगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा क्रैक होके टूट सकता है या उसी में जुड़ा रह सकता है, लेकिन वो किनारे का हिस्सा प्रेस हो जाएगा। ये ओवर स्ट्रेस की वजह से होता है, जब बोन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तब ये ऐसा होता है। अब इसी क्लोज फ्रैक्चर का है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर।
इम्पैक्टेड, यानी नाम ही है इम्पैक्ट। द ब्रोकन बोन इज ड्रिवन इनटू अनदर बोन, अगर ब्रोकन बोन, और व्हेन द ब्रोकन एंड्स प्रोट्रूड इनटू अदर बोन और पार्ट बाय सडन इम्पैक्ट। काफ़ी खतरनाक होता है इम्पैक्टेड। ये तब ऐसा खतरनाक होता है कि ये बोन जो है टूटती तो टूटती है, कभी इतना प्रेशर पड़ता है कि टूटने के बाद एक दूसरे में ये घुस जाती है अंदर, ठीक है, एक दूसरे के अंदर घुस जाएगी, मतलब एक बोन दूसरी बोन को चीरती हुई चली जाएगी। इस तरह हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी चीरती हुई ये बाहर आ जाएंगी ऐसे। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सीरियस फ्रैक्चर होता है। इसमें बोन्स को जोड़ना डॉक्टर्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, और इसका जो सर्जरी होती है वो काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी कई घंटों की सर्जरी होती है, तब जाके डॉक्टर इतने छोटे छोटे पार्ट लेकर बोन को लगा लगा के जोड़ पाते। वो भी इंसान अपनी 100 में से समझिए 90% केसेस ऐसे हैं जो नॉर्मल नहीं हो पाते, मतलब नॉर्मल लाइफ में एकदम जैसे अभी नॉर्मल हमारे पैर होते हैं वैसे नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। अगर वो पैर में फ्रैक्चर हुआ वैसा, तो सेम उसी तरह पैर नहीं बन पाएगा, थोड़ा बहुत फर्क हल्का फुल्का हो जाता है। अब आता है इसके बाद ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक नाम से ही है। एन ऑब्लिक फ्रैक्चर इज दैट इन विच द बोन ब्रेक्स डायगनली। बोन जो है वो डायगनली ब्रेक होती है। अगर ये मान लीजिए हम एग्जांपल बोन है, तो ये सीधे ब्रेक नहीं होगी, वो डायगनली ब्रेक होगी, डायगनल, ठीक है। उसको ऑब्लिक फ्रैक्चर कहा जाता है। ये ऑब्लिक फ्रैक्चर टेंड्स टू अकर ऑन लॉन्गर बोन्स। ये मोस्टली जो है ये लॉन्गर बोन्स में ये ऐसे ऑब्लिक फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं। अब इसी क्लोज फ्रैक्चर का आता है 9th पॉइंट, कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर ब्रेकिंग ऑफ बोन अलोंग विद डिसलोकेशन। अब आप समझ लीजिए बोन तो टूटी ही टूटी कंपाउंड फ्रैक्चर में, उसके बाद डिसलोकेट भी हो जाए, या डिसलोकेट हो जाए और उसके बाद टूट भी जाए। तो पहले तो डिसलोकेशन को ठीक करो, फिर उस बोन को जो टूटी है उसको ठीक करो, तो ये भी काफ़ी सीरियस होती है। अब आता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। नाम से ही है कॉम्प्लिकेटेड। Bone is crushed. Moreover, the delicate organs like brain, heart, liver, kidney, nerves, blood vessels, etc. are damaged by it. समझ गए? अब कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में ये है, अब मान लीजिए हमारा एक्सीडेंट होता है और हमारी रिब्स टूट के हमारे लंग्स में घुस जाती है, या हमारी रिब्स जो है वो टूट के हमारे लिवर में घुस जाती है, या हमारी किडनी को नुकसान पहुँचाती है, या यहाँ का स्टर्नम पार्ट जो है वो ब्रेक होके उसकी हड्डी जो है टूट के वो हार्ट में घुस जाए, सर की हड्डी टूट के इतना ऐसा कोई शार्प इम्पैक्ट हो जो हड्डी तोड़ के हमारे ब्रेन के अंदर चुप जाए, तो हम तो सडन डेथ हो जाएगी हमारी तब तो, ठीक है। कई बार हल्का सा दब जाता है तो कोमा में इंसान चला जाता है, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि हमारे इन शरीरों की हड्डियाँ टूट के हमारी ऑर्गन्स में घुस जाती हैं, और कभी कदार तो डेथ हो जाती है। कभी कदार सर्जरी के थ्रू समय पे हॉस्पिटल पहुंच गए तो उस इंसान को बचा भी लिया जाता है। लेकिन समझिए आपका अगर अंदर की हड्डी टूटी और वो आपके किसी ऑर्गन में घुस गई, तो वो टाइम सोचिए किस तरीके का होता है। वो टाइम बड़ा ही सीरियस टाइम होता है, वो ज़िंदगी बचाने वाला टाइम होता है। बस उसमें एक ही चीज़ होता है, मरना या जीना। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर। सिम्टम्स फर्स्ट है इसका, सीवियर पेन अराउंड फ्रैक्चर और अराउंड द जॉइंट या बोन। सीवियर पेन होता है उस फ्रैक्चर के चारों ओर, बहुत ज़्यादा, उस जॉइंट के चारों ओर जो बोन ब्रेक हुई होती है। सेकंड है द जॉइंट या बोन विल लुक डिफॉर्म एंड स्वेलिंग अराउंड द अफेक्टेड पार्ट। ये भी सिम्टम है, बोन जो है वो डिफॉर्म शेप में आपको दिख रही है, हाथ टूट सीधा है हमारा, अब सीधे की जगह वो एकदम ऐसे मुड़ा हुआ दिख रहा है कर्व शेप में, यहाँ से पूरा हाथ, तो समझ लीजिए, और स्वेलिंग भी हो जाए बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए बोन में कहीं ना कहीं चोट आ गई है, वो ब्रेक हो गई। थर्ड है पॉइंट, द जॉइंट बोन विल अपीयर फिक्स्ड विथ नो मूवमेंट बीइंग पॉसिबल। ठीक है, आप देखिए अक्सर होता है कभी कदार कलाई की हड्डी टूट जाती तो आगे का ये पार्ट हमारा काम नहीं करता, तो आप समझ लीजिए अगर हमारा ये पार्ट काम नहीं कर रहा, उंगलियां एक भी हिल नहीं रही है और स्वेलिंग होती जा रही कलाई में, तो समझ लीजिए और कि वो जो है पार्ट हमारा टूट गया वहाँ से, या वो पार्ट खींच के थोड़ा आगे हो जाए,
तो समझ लीजिए वो हैंग हो जाए, ऐसे लटका रहे, तो समझ लीजिए कि हमारा पार्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी बोन में चोट है या बोन बुरी तरह ब्रेक हो गई है। लोकल टेम्परेचर राइजेस, और ऐसे समय में लोकल टेम्परेचर राइजेस हो जाए, उस हाथ का तो हो ही जाता है लोकल टेम्परेचर राइजेस, आपका भी हो जाता है, आपको भी हल्का बुखार चढ़ने लगता है। फ्रैक्चर पार्ट इज़ डिफॉर्म्ड, फ्रैक्चर जो है वो पार्ट जो भी होगा वो डिफॉर्म शेप में हो जाएगा, वो नॉर्मल जैसा आप जीवन भर उस चीज़ को देखते आ रहे हैं हाथ को, वैसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज, थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें चेंज जरूर होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि आपके शरीर का अंग है, तुरंत पता चल जाएगा देख के। अब इसके फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ बोन इंजरीज, अब इसके फर्स्ट एड कौन से हैं और किस तरह से मैनेज किया जा सकता है बोन इंजरी को, ये है डू नॉट मूव द जॉइंट और बोन, मतलब रेस्ट, सबसे पहले रेस्ट करिए, तो रेस्ट में है डू नॉट मूव द जॉइंट और बोन, द विक्टिम शुड बी केप्ट एट द कंफर्टेबल पोजीशन, रेस्ट करिए, मूव ना करिए उस जॉइंट को, बिल्कुल विक्टिम को रेस्टिंग पोजीशन के लिए रख दीजिए कि तुम रेस्ट करोगे बिल्कुल, और इसको बिल्कुल भी मूव नहीं करोगे इस पार्ट को। आइस, अप्लाई कोल्ड पैक और आइस पैक्स टू रिड्यूस पेन, स्वेलिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग है, स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो आइस कंप्रेशन जो है वो अप्लाई कीजिए, इससे क्या होता है हमारा पेन, स्वेलिंग जो वगैरह होती है वो, और ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, वो चीज़ रुक जाती है, पेन भी बहुत कम हो जाता है, स्वेलिंग भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और ब्लीडिंग हमारी रुक जाती है अगर इंटरनल ब्लीडिंग है। सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट बाय यूजिंग स्ट्रिंग और स्प्लिंट बैंडेज स्लिंग टू प्रिवेंट फर्दर मूवमेंट, मोर ओवर इट गिव्स रिलीफ टू विक्टिम। अक्सर जब हाथ में ऐसी चीज़ हो जाती है हमारे, मान लीजिए कि हमारा हाथ जो है इसमें मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, नीचे से सपोर्ट देके कुछ, उसका हाथ को ऐसे नहीं उठाना है, बस एक सपोर्ट नीचे देना है, कुछ जगह रख देना, उससे कहेंगे कि तुम अपना हाथ अब इस पर रख दो, और वो अपना हाथ जो है उस पर रख देगा, ठीक है। अब उसी हाथ को मतलब किसी स्प्लिंट वगैरह जो थी किसी बैंडेज से कवर कर दिया, बांध दिया, यानी उसका हाथ जो है ऐसे ऐसे इधर उधर गिरे ना, मूव ना करे, और बस उसी तरह उसके हाथ को फिर नीचे जो लकड़ी रहेगी अपना वहाँ सपोर्ट दे दिया, किसी भी चीज़ से लटका दिया, और वैसे ही डॉक्टर के पास लेके गए। इससे क्या होगा, हाथ अपनी पोजीशन पर रहेगा, बैंडेज से एकदम लिपटा रहेगा, तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं। तो बहुत टाइट बैंडेज नहीं कि कस के बांध दिया, कि जैसे बोझा बांधते हैं गाड़ी के पीछे, ऐसे नहीं बांधना है, नॉर्मल तरीके से हल्का बांधना है, ठीक है। ये ना हो सर्कुलेशन ही रोक दे अब हाथ के ब्लड का सर्कुलेशन, नॉर्मल तरीके से बांधना है उस पे, और लेके उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट should be handled by an expert doctor and X-ray and other diagnosis should be done properly। सही एक्सपर्ट डॉक्टर उसको हैंडल करे, एक्सरे करे और डायग्नोस करे कि, और सही से डायग्नोस करे, डन प्रॉपर्ली, कि क्या उनके कौन सी हड्डी टूटी, क्या हुआ, वो क्या कितने दिन ये में सही हो जाएगी, क्या ट्रीटमेंट चलेगा, इसका सब चीज़ डायग्नोस सही से होना चाहिए। टूटी है तो किस तरह टूटी है, और ये जुड़ने में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, नॉर्मल जुड़ सकती है, ये सब डायग्नोस होता है एक्सरे के थ्रू। द एक्सपर्ट शुड मैनेज immobility by applying plaster so as to enable the joint to take its real position, यानी जॉइंट वो प्लास्टर किया जाता ताकि वो जो जॉइंट है वो मूव ना कर सके, ठीक है। इमोबिलाइज पोजीशन में उसे रखने के लिए किया जाता है ताकि वो उसमें कोई भी मतलब मूवमेंट ना रहे, कि पता चला आप नॉर्मल ऐसे हाथ करके भेज दे तो कहीं ना कहीं तो मूव हो जाएगा, इसलिए प्लास्टर कर दिया जाता है ताकि वो हाथ कहीं मूव ना हो सके, उसी पोजीशन में रहे और हड्डी वैसे ही जुड़ जाए उसी सीधे उसमें। इमोबिलिटी, द इमोबिलिटी शुड बी फॉर 3 to 6 weeks एज पर एक्सपर्ट एडवाइस। इमोबिलिटी रहनी चाहिए डॉक्टर एडवाइस के थ्रू, कोई भी मोबिलिटी नहीं रहनी चाहिए, हाथ अगर मूवेबल रहा, मोबिलिटी रही तो हाथ जो है वो सही जुड़ नहीं पाएगा, तो 3 से 6 हफ्ते तक कम से कम ये इसमें इमोबिलिटी रहनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन में आफ्टर फुल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसलोकेटेड जॉइंट और बोन फ्रैक्चर फॉलोज द प्रोग्रेसिव रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी टू रिगेन स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ वापस से रिगेन करना ऑफ द जॉइंट और बोन अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। रिहैबिलिटेशन क्यों किया जाता है? रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि अब एक प्लास्टर 2 महीने से आपके हाथ में बंधा हुआ है, 3 महीने तक बंधा हुआ है, ठीक है, वो प्लास्टर है,
अब आपने उस हाथ का 3 महीने से कुछ भी यूज़ नहीं किया, एक आपने पिन नहीं उठाई समझ लीजिए, उसका कहीं भी यूज़ आपने नहीं किया, तो ऐसे में क्या होता है, उस मसल्स की जो ताकत होती है धीरे धीरे काम ना करने की वजह से वो मसल जो है वो अपनी जगह से एक जगह समझ लिया, जब प्लास्टर खुलता तो लगता है इसमें जान ही नहीं आते, इस हाथ से कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि 3 महीने तक अगर हम ना काम करें तो क्या होगा, इस हाथ का वर्क ही नहीं हुआ है 3 महीने, तो सोचिए जैसा वर्क इसका वैसा इसका रहेगा ही नहीं। तो उसकी वजह से वो चीज़ वापस ताकत लाने के लिए, स्ट्रेंथ वापस गेन करने के लिए फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज होती है, उसकी मदद लेनी पड़ती है। कुछ समय तक के लिए फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, फिजियोथेरेपिस्ट घर पे भी आके एक्सरसाइज कराता है सब, और धीरे धीरे ऐसी एक्सरसाइज कराएगा, ऐसी चीज़ें बताएगा, आपके यहाँ धीरे धीरे वापस आपको महसूस होने लगेगा कि वो ताकत आना हमारे में धीरे धीरे शुरू हो गई है। तो कभी भी प्लास्टर वगैरह ओपन होने के बाद तुरंत कभी भी कोई भारी सामान उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। नाउ this chapter is totally finished and your now next chapter is 8th unit, it's biomechanics and sports. Okay, your next class is biomechanics and sports. Okay, this class is finished. Okay, good day.